नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे हम आए हैं डॉक्टर आमिर शेख सर के पास, केजीएन हॉस्पिटल। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, सर थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताना चाहते थे, तो हम वही सर से जानना चाहते हैं कि सर थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन आपने सुना होगा, गाड़ी का इंश्योरेंस करते थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं। वैसा ही कुछ सिमिलर टर्मिनोलॉजी लगती है। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन का ये मतलब है कि अगर कपल में एक कपल में अगर वाइफ या हस्बैंड दोनों में से किसी में डिफेक्ट है तो हम एक थर्ड पार्टनर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जैसा कि स्पर्म है या फिर ओवम है या फिर दोनों है। तो जहाँ पे थर्ड एक ह्यूमन बीइंग का हम सहारा लेते हैं तो वहाँ पे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन आपको सुनने में ऐसा लगा कि जैसा कि गाड़ियों का इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, वैसा ही थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में हम अगर वाइफ में या हस्बैंड में कुछ डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर हम उसे कवर कर नहीं सकते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन करते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में जैसा कि गैमेट डोनेशन होता है, गैमेट डोनेशन में ओवम डोनेशन है, स्पर्म डोनेशन है या फिर एम्ब्रियो डोनेशन है या फिर सरोगेसी है। ये तीनों चारों जो डोनेशंस हैं, तो यहाँ पे हम डोनर यूज़ करते हैं और उस डोनर के ज़रिए, डोनर की हेल्प लेते हुए हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं और हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश करते हैं। सर हम जानना चाहेंगे कि ये थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में जैसा कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल किसी कपल में ओवम का डिफेक्ट है या अंडे का डिफेक्ट है, औरत में अंडे का डिफेक्ट है, तो वहाँ पे हम दूसरे डोनर का हम एक अंडा लेते हैं और जो कि ऑलरेडी फ्रोजन किया हुआ होता है। वैसे ही किसी पेशेंट में अगर मेल इनफर्टिलिटी है और उसके अंदर किसी भी तरीके से, जैसा कि इससे पहले हमने बताया है, तीसा कर सकते हैं, पीसा कर सकते हैं, मेसा कर सकते हैं, जैसा कि मेल इनफर्टिलिटी के एपिसोड में मैंने बताया है। ये सब तरीके यूज़ करने के बावजूद भी अगर किसी भी तरीके से अगर स्पर्म हम रिट्राइव नहीं कर सकते हैं या स्पर्म रिट्राइवल फेल जाता है, तो वैसे वक्त फ्रोजन डोनर सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हम सीमेंट डोनेशन कहते हैं या डोनर स्पर्म कहते हैं। अगर किसी कपल में अंडे का भी डिफेक्ट है और स्पर्म का भी डिफेक्ट है ड्यू टू ओल्ड एज है या फिर किसी बीमारी की वजह से है, तो वैसे वक्त हम इंडिविजुअल लेने के बजाय हम वहाँ पे एम्ब्रियो डोनेशन करते हैं। जैसा कि फीमेल में भी प्रॉब्लम है, मेल में भी प्रॉब्लम है, एज भी ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त हम एम्ब्रियो डोनेशन करते हैं। अब इससे चौथी बात अगर आगे पहुँचे, जैसा कि अंडे अच्छे हैं, स्पर्म अच्छे हैं, लेकिन यूट्रस अच्छा नहीं है, तो ऐसे वक्त हम, बच्चा तो इनका रहेगा लेकिन तीसरे औरत के यूट्रस में ये बच्चा रखेंगे, इसे हम सरोगेसी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पार्ट डिफेक्टिव है उस डिफेक्टिव पार्ट के लिए अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट यूज़ करना, और ये लीगली अलाउड है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हम ये जो थर्ड जो डोनर या सरोगेट इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए इसे हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसके ज़रिए हम अपना खुद का बच्चा तैयार कर सकते हैं। सर ये थर्ड पार्टी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, और हम अगर ये थर्ड पार्टी सेलेक्ट करते हैं तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्या? थर्ड पार्टी इंट्रोडक्शन हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे ओवम डिफेक्टिव है या स्पर्म डिफेक्टिव है। अब ओवम डिफेक्टिव कहाँ पे हो सकता है? ओवम डिफेक्टिव वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे एब्सेंट ओवरीज है, पैदाइशी ओवरी नहीं है उस औरत में, या फिर कैंसर की वजह से, कैंसर ट्रीटमेंट के कीमोथेरेपी की वजह से ओवरी खराब हो चुकी है, या फिर बचपन में कोई ट्यूमर हुआ है और जिसकी वजह से उसका सर्जिकली ओवरी निकाल चुके हैं किसी ऑपरेशन में, या फिर कभी कभी इनसेंसिटिव ओवरी होती है जहाँ पे ओवरी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते किसी भी ट्रीटमेंट को। तो ऐसे वक्त
अब जब ओवरी नहीं है, अंडा ही नहीं है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना मस्ट है। सिमिलरली इन केस ऑफ मेल्स, अगर टेस्टिस फॉर्म ही हुए नहीं, कंजेनिटली आनुवंशिक कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से टेस्टिस फॉर्म ही नहीं हुई, पैदाइशी टेस्टिस अपसेट है, या फिर टेस्टिस जनरली टेस्टिस एब्डोमेन में तैयार होती है और बच्चा जब पैदा होता है, लड़का पैदा होता है तो टेस्टिस एब्डोमेन में से नीचे स्क्रोटम में आ जाता है। कभी कभी ये टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है, इसे अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस अगर वो 12 साल तक अंदर ही रह गया, माँ बाप ने भी नहीं देखा और डॉक्टर ने भी नहीं देखा, तो वो टेस्टिस कुछ काम की नहीं रह जाती, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म का प्रोडक्शन होता ही नहीं। तो अब ये टेस्टिस बिन काम की है, तो अब बच्चा तो करना है। तो यहाँ पे भी हमारे को थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना पड़ता है। वैसे ही जैसा कि हमने इससे पहले किया है कि मेल इनफर्टिलिटी है और अजूस्पर्मिया है। अजूस्पर्मिया के 2 टाइप होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया में तो हम टीसा, मेसा, पीसा ये सब करते हैं, जैसा कि इसके पहले के एपिसोड में हमने बता चुके हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर स्पर्म रिट्राइव नहीं कर सके, स्पर्म नहीं मिले, तो यहाँ पे भी हमारे को थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ता है। अब ये जब भी हम मेल पार्टी या फीमेल पार्टी इन्वॉल्व करेंगे एज ए थर्ड पार्टी, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये होता है कि उस थर्ड पार्टी में या डोनर में उसको कोई प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, HIV है, HBsAg है, HCV है, ऐसे कुछ बीमारियाँ हैं, थैलेसीमिया है, जो कि जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, कि जो हम बच्चा तैयार करेंगे उस बच्चे में ऐसे कुछ बीमारी निकल जाए और वो डिफेक्टिव बच्चा पैदा हो, इसके हम खबरदारी लेते हैं। दूसरी बात, इस पेशेंट की हम मेडिकल हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री देखते हैं, इस थर्ड पार्टी की मेडिकल और सोशल हिस्ट्री देखते हैं, और उस मेडिकल हिस्ट्री में और सोशल हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा तो हम इस थर्ड पार्टी को हम सेलेक्ट नहीं करते, उसे हम रिजेक्ट करते हैं। वैसा ही इसके अंदर जितना हो सके उतना जो बायोलॉजिकल पेरेंट है या फिर जो मेल फीमेल का फीमेल से, मेल का मेल से हम मैच करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हाइट है, कलर ऑफ द आइज, कलर ऑफ द हेयर्स, या फिर उसका बॉडी बिल्ड, तो ये हर चीज़ें, या फिर उसका स्किन कलर, ये सब चीज़ें हम मैच करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब भी बच्चा हो तो कहीं ऐसा एकदम अलग ना लगे कि सेम उस माँ बाप का बच्चा है, ऐसा लगे, इसकी हम कोशिश करते हैं। और इस चीज़ में इस सब चीज़ें लीगली अलाउड हैं और इस लीगली अलाउड प्रोसेस में ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम पेशेंट्स जो हैं, इस्लाम में ये प्रोहिबिटेड है, इसलिए इस्लाम में प्रोहिबिटेड रहने की वजह से ये मुस्लिम पेशेंट में हम नहीं करते। लेकिन इंडिया में थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के लिए पेशेंट जल्दी तैयार नहीं होते हैं, और दैट टू इन इस्लाम इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो इसलिए तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये टालना है, थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन टालना है, तो बच्चे जल्दी होने चाहिए, या फिर अगर किसी वजह से बच्चे देर से करना है तो फ्रीजिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। सर, ये एम्ब्रियो डोनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? समझो किसी पेशेंट में फीमेल में भी डिफेक्ट है और मेल में भी डिफेक्ट है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल ओहम लेना या इंडिविजुअल स्पर्म लेना, ये दो लेके दो अलग अलग क्राइटेरिया मिक्स करना, मैच करना, लीगल सब फाइंडिंग देखना, इसके बजाय हम यहाँ पे एम्ब्रियो डोनेशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, जब बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट है या फिर जिसका जहाँ पे रजोनिवृत्ति हो चुकी है, मेनोपॉज हो चुका है, या फिर हस्बैंड का कुछ ऐसा डिफेक्ट है कि जिससे हम स्पर्म ले नहीं सकते, तो प्रॉब्लम दोनों में हो गया, मेल में भी हो गया, फीमेल में भी हो गया, तो यहाँ पे हम एम्ब्रियो डोनेशन का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आसान होता है। सर समझिए औरत के बच्चेदानी में ही खराबी है, तो अब क्या करें? आज अपना टॉपिक चल रहा है थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन, तो हम हर जगह थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चेदानी में खराबी है वहाँ पे भी थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अब वहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड पार्टी, जैसा कि बाकी इसमें थर्ड पार्टी अपना कुछ डोनेशन करके निकल जाती है, लेकिन बच्चेदानी में खराबी अगर है तो इनका बच्चा हम तैयार करेंगे और थर्ड पार्टी के अंदर ही बच्चा रखेंगे, इसी को ही सरोगेसी कहते हैं। लेकिन
इंडिया में हो या फॉरेन में हो, ज़्यादातर तो इंडिया में सरोगेसी का बहुत मिसयूज हो चुका है। सरोगेसी एक्चुअली जिस कपल की बहुत ज़रूरत है, बहुत मुश्किलों के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा है और शादी करे, बहुत सारे ट्रीटमेंट करे, बहुत दिन तक इंतज़ार करे और बच्चा नहीं हुआ, तो सरोगेसी यूज़ करना चाहिए। लेकिन आजकल इंडिया में ऐसा हो रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग, सेलिब्रिटीज़, अपनी बीवी हैं, बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी फिगर बचाने के लिए या फिर कुछ अपने पास बहुत पैसा है ये शो करते हुए थर्ड पार्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सरोगेसी कर रहे हैं, जो कि ह्यूमैनिटी के हिसाब से सही नहीं। और इसलिए गवर्नमेंट ने अभी ART बिल नया लाया है और उसमें कुछ रूल स्ट्रिक्ट हुए हैं। और मैं एज ए इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं इस जो नए सुझाव दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अपना इंटेंशन किसी जिसको बच्चा नहीं है, 5 औरत को बच्चा देने का होना चाहिए, लेकिन इस साइंस का उपयोग कुछ मौज मज़ा के लिए या फिर कुछ तो भी पैसा है बल्कि कुछ तो भी लाइक ए लग्जरी बल्कि यूज़ नहीं होना चाहिए। ये किसी दुखी औरत के लिए, दुखी कपल के लिए उसे खुशी देने का एक सहारा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म। और गवर्नमेंट ने सचमुच, मैं गवर्नमेंट का अभिनंदन करूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और अभी आने वाले 1-4-5 महीने में सब रूल्स तैयार होने वाले हैं और वहाँ पे सरोगेसी कुछ अच्छी तरीके से फिर से समाज में प्रोसीड हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं सरोगेसी के बारे में आपको डिटेल में अगले इसमें बताऊंगा, जो कि इंसानियत के हिसाब से सरोगेसी कैसा होना चाहिए। और फिलहाल सरोगेसी कमर्शियल की जैसा हो चुका है, जो कि मुझे बहुत तकलीफदेह लगता है। तो अगले एपिसोड में मैं इंशाअल्लाह सरोगेसी के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा।